हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। तो आज प्राइम टाइम डिबेट में बात होगी खट्टर राज में गुंडा राज की। हरियाणा में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं, वहीं पुलिस पर भी अब सवालिया निशान लग रहे हैं। आज एक घटना ने पूरे हरियाणा को हिला दिया, जब फरीदाबाद में दिन दहाड़े एक शख्स को तलवार से काटकर मौत की घाट उतार दिया जाता है। इस निर्मम हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए कि क्या खट्टर राज में गुंडा राज हावी हो चुका है। और फरीदाबाद में बीच सड़क पर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है और इस घटना ने पूरे हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और अपराधी जिस तरीके से कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं और सरकार के सभी दावे फेल साबित हो रहे हैं, सवाल सरकार पर है। आज हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लचर साबित हो रही है और उसी को लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप ये रिपोर्ट देखिए। देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, ये हाल है आपके हरियाणा का, जहां दिन दहाड़े एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। बीच सड़क पर बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो भी मामूली सी बात को लेकर। हरियाणा की कानून व्यवस्था पर किए गए बड़े बड़े दावे इसी तरह दम तोड़ रहे हैं। दम तोड़ती कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। सरकार कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। फरीदाबाद की ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। सीसीटीवी की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दिन दहाड़े एक युवक को तलवार से काट दिया गया। मौके पर मौजूद चश्मदीद के मुताबिक बाइक पर सवार दो युवक आए और कार सवार युवक से कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद एक युवक ने तलवार से हमला कर दिया और कार सवार को मौत के घाट उतार दिया। वहाँ से दो बंदे तो कैसे आए और कैसे बाइक पे आए थे? क्या कुछ हो रहा था उस बीच जो आपने देखा? तो किस चीज से मारा उन्होंने? पढ़ते थे, करता था उनको। और उसके बाद क्या वो दोनों भाग गए? क्या कैसे देखा, थोड़ा बता एक उधर भागा, एक बाइक लेकर भागा। आपने देखा कि किस बहस हो रही थी उनकी, क्या कुछ देखा आपने? बहस हो रही थी, फिर उसके बाद एक ने मारा। तो फिर उनको कहाँ मोटरसाइकिल लेके भाग गए? और जो बॉडी थी उनका क्या हुआ? वो यहीं चाहिए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बदमाशों को कानून का बिल्कुल भी डर नहीं। मर्डर करने के बाद भी बदमाश आराम से फरार हो जाते हैं और हरियाणा की पुलिस कह रही है तफ्तीश कर रहे हैं कि हत्या क्यों की गई और आरोपी कौन है। इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि ऐसे लड़के को तलवारों से काट दिया है, तो उसके बाद हम मौके पर आए तो यहाँ पर आके देखा है कि वो ब्लड काफ़ी पड़ा हुआ है और जो मामला लग रहा है किसी आपसी रंजिश का मामला लग रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने इसको मारा है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, आगे देखते हैं। पुलिस का जवाब सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि पुलिस कितनी गंभीर है और कितनी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। वहीं विपक्षी पार्टियों को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। भाजपा की जब से सरकार आई है, कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि मर्डर ना होते हों, तलवारें ना लगती हों, चक्कू छुरे ना लगती हों। एक गैंग यहाँ पर ऐसी है कि जो लट्ठों से और रॉडों से मारती है, उनकी वीडियो भी आई। कोई महीना, कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप ना होते हों, उनके मर्डर ना होते हों। हमने तो ये बात विधानसभा में भी उठाई, अपनी रैलियों में भी उठाई कि भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल है, प्रशासन के ऊपर कोई लगाम नहीं है। आज गुंडे हावी हुए पड़े हैं,
कहीं व्यापारियों को लूटते हैं, कहीं बैंकों को लूटते हैं, कहीं गोली चला के भाग जाते हैं। और ये सरकार निकम्मी है, नकारा है, ये फेल सरकार है। ये जो घटना हुई है आज की, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसी घटना की हम और हमारी पार्टी बहुत निंदा करती है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही इस घटना के बारे में हमें पता चला, हमारे वरिष्ठ नेताओं को पता चला, उन्होंने तुरंत प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से बात की और पुलिस अधिकारियों को पूरे निर्देश दे दिए गए जो अपराधी हैं उनको तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। इस घटना में ये कहना है कि कोई भी अपराधी जो है वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल दहला देने वाली इस वारदात ने खौफ पैदा कर दिया कि सरेआम एक युवक को बीच सड़क पर तलवार से काट दिया जाता है। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करने वाली हरियाणा की पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरियाणा में क्राइम के लगातार बढ़ते ग्राफ का आखिर जिम्मेदार कौन है? हरियाणा की खट्टर सरकार दावे तो हजारों करती है, लेकिन कानून व्यवस्था का क्या हाल है कि ये उसकी जमीनी हकीकत है। सरकार अपराधों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या प्रदेश में अब गुंडा राज है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो खट्टर सरकार किस तेजी के साथ काम कर रही है और कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के जो दावे हैं उसके अंदर हकीकत कितनी है, वो जरा हमने इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाई है। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं और जरा आज का सवाल सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि क्या है आज का सवाल, आज का बेहद महत्वपूर्ण सवाल। क्या खट्टर राज में हरियाणा की कानून व्यवस्था फेल साबित हो रही है? यदि आपको लगता है कि वाकई में ऐसा हो रहा है तो हाँ में आप अपना जवाब हमें भेज दीजिए, और यदि आपको लगता है कि ना में इसका जवाब देना है तो नो टाइप कीजिए और व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ कार्यक्रम के जरिए जुड़ सकते हैं और अपने जवाब हमें भेज सकते हैं। लेकिन जरा सबसे पहले बहुत सारे सवाल इस वक्त हमारे जहन में हैं। राजा पटेल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जरा उनसे पहले सबसे अपडेट ले लेते हैं। राजा, अभी तक की जानकारी क्या है? अब इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? पहचान हो पाई कौन लोग थे? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से तस्वीरें हैं खट्टर राज में गुंडा राज, ये सवाल पूछा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर अपराधी क्या बेखौफ हो चुके हैं। जरा ये ग्राफिक्स के जरिए भी आपको जरा तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये क्राइम में हरियाणा की आज क्या रैंकिंग है और किस तेजी के साथ हरियाणा के अंदर अपराध के आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि एनसीआरबी के आंकड़े हैं 2016 तक के, लेकिन उसके बाद लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ने की बात की जाती रही है। 2016 में 1090 लोगों की हत्याएं हुई और 2017 में 1025 लोगों की हत्याएं हुई। ये लगातार इस तरीके के आंकड़े सामने आते रहे। लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता से एक बार फिर से हमारा संपर्क हो गया। राजा, सुन पा रहे अब मुझे? राजा, अभी तक का अपडेट क्या है इस मामले को लेकर? जो लोग थे, हत्यारे थे, 2 शख्स थे, उनके बारे में कोई जानकारी, कोई पहचान? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ये पूरी घटना है फरीदाबाद के सेक्टर 12 की घटना है। तमाम इंडस्ट्रियल एरिया वहां पर लगता है। अभी तक जो कहीं ना कहीं साबित नहीं हो पाया कि किन हत्यारों ने इनकी हत्या की है, पर सरेआम और दिन दहाड़े जिस तरीके से हत्या की है, वहां के लोग भी कहीं ना कहीं साकेत में है। डर और भय अभी तक बना हुआ है और पुलिस की तरफ से अभी भी कुछ भी बयान नहीं दिया गया। जी, लेकिन कौन थे? क्या आपसी रंजिश इसमें मानी जा रही है या क्या इसके पीछे कारण है? क्योंकि तलवार उनके पास थी और वो गाड़ी को रुकवाते हैं, उसके बाद शख्स को गाड़ी से बाहर निकलवाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर हमला करते हैं। चश्मदीद भी बताया जा रहा है जिसने पुलिस को सारे मामले की जानकारी दी है। क्या बताया गया उसके द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए वाकई में जिस तरीके से इलेक्शन का माहौल है, आचार संहिता लगी हुई है, उसके बावजूद दिन दहाड़े हथियार लेकर लोग जो बदमाश हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं। पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता है। पुलिस तमाम फ्लैग मैच जो कि पूरे फरीदाबाद में चला रही है, अभियान चला रही है, उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना, वाकई में जो लोग हैं वो भी काफी साहसियत में है। मैं बता दूं, चश्मदीद जो वहां पे थे उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कहा सुनी इनकी जो कि गाड़ी चालक से लगातार हो रही थी। उसके बाद 10 से 20 सेकंड का वक्त होगा, दोबारा बाइक सवार आता है। राजा, लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि अभी जगह जगह पर नाकेबंदी की जा रही है, पुलिस का पहरा हर इलाके के अंदर है, चुनाव का माहौल भी है। तो ऐसे में कोई शख्स हाथों में तलवार लेकर वो भी बाइक पर जा रहा है, तो किसी नाके पर देखा नहीं गया?
जी बिल्कुल, बहुत बड़ी नाकामी हम पुलिस की कहेंगे। जिस तरीके से पूरे देश की बात करें, इलेक्शन का माहौल और ऐसे में आचार संहिता जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगी हुई है, तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार यही बात कहते हैं कि हमारी हर एक गतिविधियों पर नजर है। पर दिन दहाड़े, वो भी मेन मार्केट में, मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो कि पुलिस की बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी, फिलहाल आज कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, वहां पर कोई पुलिस की पीसीआर नहीं थी। उसके बावजूद ये घटना कहीं ना कहीं पुलिस के भी कहीं ना कहीं जो दावे हैं खोखले होते हुए नजर आते हैं। जी फिलहाल अब किस रास्ते पर चल रही है पुलिस, किस तरीके से इस मामले को देख रही है? क्या आपसी रंजिश का भी इसको मामला बता रही है, या क्या इसमें कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए हमारे डीसीपी जो क्राइम है उनसे लगातार हमने बात करने की कोशिश की है। वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जो पूरी जो मामला है उसकी तहकीकात तक जाएंगे। फिलहाल अभी जो परिजन है उनको डेड बॉडी नहीं सोच पाए हैं, तो वो परिजनों के मिलने के बाद ही पता चल पाएगा कि आपसी रंजी है या फिर कुछ और बात है, ये सामने जब आ पाएगा। जी परिजनों का इस पर क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक परिजनों तक सूचना नहीं पहुंच पाई है। जिस तरीके से जो बताया जा रहा है, गाड़ी के बाहर जिस तरीके से ये हमला हुआ, तो गाड़ी में किसी और की आरसी, जो पुलिस बता रही है कि आरसी मिली है, उस आरसी के एड्रेस तक पहुंचने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। अभी तक फिलहाल परिजनों तक सूचना नहीं पहुंच पाई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजा इस जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर सामने है और लगातार इस पर पुलिस ये कोशिश कर रही है कि उन लोगों तक पहुंचा जा सके जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है, हमला किया। कौन वो लोग थे, पहचान की जा रही है इस बारे में। लेकिन आपको बता दें कि बेहद गंभीर ये मामला, और इसके बाद अब सवाल हरियाणा की सरकार पर उठ रहे हैं। लेकिन जरा अब आगे बढ़ते हैं और अब अपने खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं, और जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ महाराज सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड एसपी हैं, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है महाराज सिंह जी आपका कार्यक्रम में। इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखवंत जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है दलबीर जी आपका कार्यक्रम में। महाराज सिंह जी, ये जो मामला सामने आया, इस मामले को किस तरीके से देखें? हरियाणा के अंदर बार बार ये आरोप लगते रहे हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि खट्टर सरकार कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करने में नाकाम साबित हो रही है। क्या इसका यही पहलू है? आपने थोड़ा छोटा रख लिया इसे। आपके यहाँ चैनल पर कई बार बातें हुई हैं। प्रधानमंत्री ने स्टेज से ये कहा कि मुझे खतरा है। जब नोटबंदी हुई तो उसमें एक मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का भी था। आमतौर से मुखिया पैनिक की बात करते नहीं हैं, लेकिन हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि उसके मुखिया ने एक तरह से पैनिक फैलाने की कोशिश की खुद ने, जबकि वो खुद जिम्मेवार है। वो कहता मुझे खतरा है। ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात कहूंगा मैं इसे। उसके बाद मैं आता हूं हरियाणा पे। हरियाणा 3-4 बार जला, और आपके चैनल से मैंने एक बात कही थी एक बार कि कोई ना कोई इनका हिडन एजेंडा है। पंचकुला में आग लगी, लोग मरे, इनके मंत्रियों ने कहा कि 144 की व्याख्या ही बदल दी उन्होंने, धारा 144 की व्याख्या बदल दी, जो कर्फ्यू लगा उसकी व्याख्या बदल दी। और अब वो बात सामने आ रही है, हरियाणा का मुखिया कहता है कि हम उस डेरे से जिसके डेरे प्रबंधक को सजा की गई है 2 बार, उसके साथ वोटों के लिए कहते हैं कि वो भी, हम वोटों के लिए वो भी तैयार हैं, कर रहे हैं। तो इससे तो आप ये छोटी मोटी घटना उनकी नज़र में, जिसे आपके यहाँ पे एक छोटी बच्ची को, दूध मुही बच्ची को मारा गया, उसकी माँ के साथ बलात्कार किया, उसको हरियाणा के मुखिया ने छोटी मोटी घटना बताई थी। आपके चैनल पे वो बात आई थी। जो एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ और हत्याएं हुई थी उसमें डिंगरहेड़ी में, उसे छोटी मोटी घटनाएं बताई गई थी। तो मेरे ख्याल से तो आप कोई सरकार थोड़ी चाहिए कि उसके राज के अंदर ये लगातार नहीं चाहने, अगर नहीं चाहने की बात है तो छोटी मोटी घटना क्यों थी ये? अगर वो चाहते हैं कि ये ना हो तो एक मुखिया, सरकार का मुखिया ये कहे कि छोटी मोटी घटना है। एक और चीज याद दिलाऊं मैं आपके, एक बेटी के साथ चंडीगढ़ में हुआ था। हरियाणा के मुखिया ने बेटी को न्याय की बात नहीं की थी, अगर आपको याद हो तो। उसने जिस आदमी के खिलाफ आरोप था, जो एक पार्टी के मुखिया का बेटा था, उसको न्याय दिलाने की बात की थी हरियाणा के मुखिया ने। अब इसे मैं, क्योंकि राजनीतिक नहीं हूं, राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं हूं यहाँ पे,
मैं एक एक्सपर्ट के तौर पर आपने बुला रखा हूँ, रिटायर्ड एसपी के तौर पर बुला रखा हूँ, पर मुझे इस बात का अफसोस है कि हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं जो खास तौर से किसी हिडन एजेंडा के तहत लोगों में पैनिक फैलाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि प्रदेश में कानून व्यवस्था किस रास्ते पर चले, प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी हो, ये उस राज्य की सरकार तय कर देती है। मैं एक बात बताता हूं आपको, चाणक्य की नीति की हम बात करते हैं, उसने पहला जो उसका ओपनिंग सेंटेंस था वो ये था कि लोगों में एक भावना हो, भय रहित भावना में वे जीवें। एक कारण ये, सबसे पहला कारण ये था, और यहां पे भय में लोगों को जीना पड़ रहा है। तो क्या सिर्फ इसी सरकार में या इससे पहले की सरकारों में भी? जो एक्सट्रीम पे बात पहुंची है वो इस सरकार में पहुंची है। एक्सट्रीम की अगर हम बात करें तो यूं तो हर सरकार में कुछ ना कुछ होता रहा है, पर एक्सट्रीम की अगर हम बात करेंगे तो वो इसी सरकार में पहुंची है। ठीक है, लेकिन एक बात बार बार ये उठकर आती है कि जैसे कि आपने भी कहा कि सरकार की भूमिका बेहद खास होती है। प्रशासन कैसे काम करे और खास करके पुलिस व्यवस्था कैसी हो, ये सरकार दिशा दिखाती है। तो ऐसे में सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी और दल की हो, तो सरकार की भूमिका उस वक्त होती है, दबाव रहता है, उसकी नीति, आइडियोलॉजी सब उस पर प्रभावी रहती है। अब एक बात और बताता हूं मैं आपको, हम हरियाणा की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, इस 5 साल में बाहर से कितना पैसा यहां पे इन्वेस्ट हुआ है और कितने लोग यहां से चले गए हैं, और उसके ना आने का कारण और यहां से जाने का कारण क्या है? एक नंबर पे लॉ एंड ऑर्डर, वो किसने खराब किया, उसका किसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा? आम जनता को। उसकी रोजी रोटी जाएगी, जब धंधा नहीं होगा तो रोजी रोटी भी जाएगी। यानी कि कह रहे हैं कि पुलिस पर दबाव रहता है, प्रभाव होता है। नहीं, आप क्या समझ रहे हो इस 5 साल में जो हुआ ये हुआ, और जो मुखियाओं के बयान आए उसे आप क्या लगाओगे अंदाजा? तो चाहे कांग्रेस की सरकार भी हो। इसके अलावा एक बात और बताता हूं, हरियाणा में जिस डीजीपी ने हरियाणा को जलवाया उसको इनाम के तौर पे अच्छी, रिटायरमेंट के बाद अच्छी पोस्टिंग दी गई। नहीं, आप कह रहे हैं कि डीजीपी ने जलवाया हरियाणा? जिसकी नीचे जिसकी कमांड में जलाएगा तो वो डीजीपी जलाएगा, और कौन जलाएगा? वो सीएम जलाएगा, और कौन जलाएगा? मुखिया किस लिए बनाए जाते हैं? वो लड़ाई फौज नाम सरदार का। जिस दूसरे डीजी ने हरियाणा जलवाया उसको एक्सटेंशन देते रहे, वो तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा था, शायद उसे और भी कुछ देते। मतलब किसको इनाम देना चाहिए? ठीक है, जरा इन सवालों के जवाब भी तलाशते हैं। दलबीर जी, सरकार बदलती हैं, सत्ता में आती हैं, ये वादा करती हैं कि जनता को महफूज रखेंगे, लेकिन जैसा कि महाराज सिंह जी कह रहे हैं कि इस बार एक्सट्रीम हो गया, वाकई में ऐसा स्थिति है? और राजनीतिक दल और विरोधी पार्टी होने के लिहाज से ही नहीं, एक आम नागरिक होने के लिहाज से आपको लगता है कि पहले ज्यादा चीजें ठीक थी और अब कुछ बिगड़ रही हैं? शुभेंदु जी, कोई भी पार्टी हो, जब सत्ता में आने से पहले वो अपना घोषणा पत्र करती तो 2-3 चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, मोटी मोटी हर घोषणा पत्र में आपको ये मिलेगा। आज बात लॉ एंड ऑर्डर की है, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो आपके पास डाटाज हैं वो हर सरकार के, लॉ एंड ऑर्डर में चाहे देश के हों चाहे प्रदेश के हों, बिल्कुल महाराज सिंह जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मुखिया की ड्यूटी है, प्रधानमंत्री है वो इस देश के, मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं, प्रधानमंत्री देश के। आप जब ये मान लीजिए मिलिट्री पर जब पत्थर मारने वालों को आप माफ करोगे तो मैसेज क्या जाएगा? आप मिलिट्री को कह रहे हाथ खोल दिया, हाथ जब क्यों नहीं खोले जब पत्थर मारे थे? सीधी गोली क्यों नहीं मारी? जब मिलिट्री पर अगर पत्थर मारने का मतलब देशद्रोही पर तो गोली चलानी पड़ेगी। ठीक विपरीत हरियाणा में कोई मांग अपनी रख रहे थे, अपनी आप ये मान के चलिए धरने से एक पैदा हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी। इस देश में अगर धरनों से पैदा हुई है तो कोई पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हुई है। हर मुद्दे पर धरना देने का काम किया जो विपक्ष में होते थे। अगर कोई अपनी बात रखने के लिए धरने कर रहे हैं तो उन पर कैसे गोली चलवा दोगे? कितने जवान आपने मार दिए, कितने बच्चे मार दिए? क्या वो हमारे बच्चे नहीं थे? उसका विपरीत असर क्या पड़ा? विपरीत असर ये पड़ा जो बात महाराज जी ने कही, इन्वेस्टमेंट ना देश में ना प्रदेश में आई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्राइम ही बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा? शिक्षा में आप स्कूल नहीं बना पा रहे, टीचर आप पूरे कर नहीं पा रहे, स्वास्थ्य में आपके हॉस्पिटलों की क्या हालत है सबको पता है।
लॉ एंड ऑर्डर में अभी आप रिपोर्ट तो 2016 की दिखाई थी, वो आपकी रिपोर्ट थोड़ी है, सरकार की तरफ की रिपोर्ट है। तादाद बढ़ी है, घटी नहीं है, ना रुकने का नाम ले रही है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूं जुमलों की सरकार है, इवेंट करती है लोगों को। जब आप कहोगे आपने कितने रोजगार दिए, वो कहेंगे डाटा ही खत्म कर दिया। हाँ, डाटा तो खत्म ही कर दिया। वो कहेंगे पाकिस्तान की क्या हालत है, हमारी क्या हालत है। वो आपने नहीं की, वो देश के नागरिकों ने कही, पूर्व की सरकारों ने कही। इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री जैसे भी प्रधानमंत्री हुए, जिनका बहुत योगदान इस देश में ऊपर उठाने का। मैं फिर बार बार कहता हूं, जो आपके डाटाज आए हैं, मुख्यमंत्री कभी भी सीरियस नहीं हुए। कोई भी आप इतिहास उठा लो, हरियाणा में, हरियाणा जितना बढ़िया भाईचारा मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं नहीं होगा। नहीं तो एकाएक बदला है क्या इस सारा भाईचारा तो बिगाड़ने का इन्होंने काम किया। हरियाणा कभी इस तरह जलाया था क्या 3-3 बार? सेनाएं क्या बुलानी पड़ी थी क्या हरियाणा में? किसानों ने आत्महत्याएं की थी क्या? आप 2 दिन पुराना वो कर लीजिए, करनाल में क्या हुआ, बहन बेटियों को डंडे मार के पुलिस ने भगाया। वो धरना भी नहीं दे सकते। अगर किसी स्टूडेंट की एक्सीडेंट हो जाता है, मौत हो जाती है किसी की गलती से, वो धरना तो दे सकते हैं। मैं कह रहा हूं अगर विपक्ष में रहना कोई पाप है तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में सबसे ज्यादा की है। और धरनों से अगर कोई पार्टी पैदा हुई तो भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई है। हर मुद्दे के ऊपर धरना देने के काम करते थे। आज ये पैदा हुए हैं जिससे उसी को गलत समझते हैं, उसको असामाजिक कह देंगे, इलीगल कह देंगे, धाराएं बदल देंगे। 144 की धारा में सबको बुला लेते हैं और वहां गोलियां चलवा देते हैं। अरे वो प्रदेश के तो नागरिक थे। 144 का मतलब है, मैं तो शायद महाराज जी बैठे हैं, 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं चल सकते। 144 की धारा थी, ये है रूल है। ये वहां लाखों के आदमी इकट्ठे कर दिए, वहां गोलियां चलवा दी। कह रहे बाबा हमने बड़ी शांति से पकड़ लिया। अरे बाबा कहां शांति से पकड़ लिया? वहां तो आप 3 दिन पहले तो रामविलास जी वहां लंबलेट हो रहे थे, वहां 51 लाख रुपए चंदा देने का काम करते हो। बिल्कुल ये कोई सीरियस नहीं है, सिर्फ ये रोटी सेकते हैं राजनीति की, उसमें धर्म और जातियां। जहां धर्म है हिंदू मुसलमान में लड़ा देंगे, जहां जातियों की बात है वहां जातियों में लड़ा देते हैं। गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लिए, पूरे देश में देख लीजिए। बड़ी चिंता का विषय है ये, जिस फोकस पर करना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, जहां भी आप ठीक रखोगे जिस प्रदेश में, आप मान के चलिए वहां इन्वेस्टमेंट 100% होगी। ठीक है सुखवंत जी, सरकार में तो आप भी रहे हैं, बहुत बारीकी से देखा होगा, आज सरकार पर सवाल उठ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो कैसे हैंडल करना होता है? और जब ये आरोप लगते हैं तो सरकार की उसमें भूमिका क्या नजर आती है और जिम्मेदारी कैसे वो पूरी करते हैं? शुभेंदु जी, रिटायर्ड एसपी साहब ने अभी अपनी बात रखी, वो व्यवस्था के व्यक्ति हैं, उनको अंदर का सब बातों का पता है। पुलिस के ऊपर जब ऊपर से दबाव होता है पॉलिटिशियन का, तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, और जिसकी वजह से अपराधी के मन में कानून का डर निकल जाता है और वो बार बार अपराध करता है। अब इस कानून और व्यवस्था की स्थिति को हमें 2 तरीके से समझना पड़ेगा। एक तो ये कि जो व्यवस्था की खामियों की वजह से अपराध पनपने लग रहा है उसको समझना पड़ेगा, और दूसरा इस सरकार के आने के बाद इस सरकार का कैटालिटिक इफेक्ट है, उसने इस व्यवस्था को कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में उत्प्रेरक का काम किया है। कैसे काम किया है? बीजेपी और संघ को इस बात से राजनीतिक खुराक मिलती है कि समाज में अव्यवस्था फैले, उसमें अशांति फैले। जहां पर धार्मिक उन्माद की बात होती है, वो धार्मिक उन्माद फैला करके, आप लोगों ने देखा मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद किस प्रकार से उनको खुराक मिली। हरियाणा में वो स्थिति नहीं है, तो हरियाणा में इन्होंने जातीय दंगे कराए, और बिल्कुल डेलिब्रेटली। मैं आपको एक घटना बताता हूं, रिसेंटली अभी एक घटना हुई है, लोहारू की घटना है, जहां पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया गया और वहां पे कुछ पर्चे फेंके गए। पुलिस दबाव में है, हम लोगों ने संपर्क किया, पुलिस उस बात को निकाल के नहीं ला रही, रिवील नहीं कर रही उस बात को कि किसने ये सब किया। यद्यपि पुलिस के पास सारे सोर्सेज होते हैं, एसपी साहब यहाँ पे बैठे हैं, वो बता सकते हैं कि पुलिस अगर चाहे तो 2 घंटे में सारी चीजें ला सकती है। ये सब पॉलिटिशियन का दबाव है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में इस प्रकार का कोई न कोई अशांति फैले, 2 वर्गों के बीच में हो दंगे हो। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मैंने शुरुआत में आपसे यही सवाल किया कि आप भी सरकार में थे, तो क्या जब आप सरकार में थे तो आपने भी दबाव बनाया सरकार का, क्योंकि आप कह रहे हैं कि दबाव रहता है, तो आपके समय में भी पुलिस पर दबाव रहा? मैं अपनी सरकार की बात के साथ साथ अब तक बीजेपी की सरकार से पहले जितने भी सरकारें रही, उन सरकारों में किसी प्रकार से भी इस प्रकार की अशांति नहीं फैली जो इन्होंने जातीय दंगे करवाए। नहीं, तो कौन सरकार चाहेगी कि उसके समय में जो वो चाहेगी, हो जाए? वो बिल्कुल चाहेगी, जिससे पॉलिटिकल फायदा होता है उसको वो चाहेगी, और पॉलिटिकल फायदा हुआ है। तो पॉलिटिकल फायदा क्या होगा? आज जो छीटाकशी हो रही है, जो लांछन सरकार के ऊपर लग रहे हैं,
तो सरकार ये थोड़ी चाहेगी कि उसके प्रदेश के अंदर दंगा हो जाए या देखो, ये हालात बिगड़ जाए। शुभेंदु जी, ये बेशरम लोग हैं, इनको इस छीटाकशी से कोई मतलब नहीं है। इससे भी बड़ी बड़ी पंचायतों से उठे हुए लोग हैं, इनको इस छीटाकशी से मतलब, इनको सिर्फ राजनीतिक लाभ देखना है। छीटाकशी की इन्होंने कभी परवाह ही नहीं की और ना ये इस चीज की तरफ ध्यान देते हैं कि इनको कौन क्या कह रहा है। इन्होंने तो अपना पॉलिटिकल लाभ देखना है। आप देखेंगे कि इस लोकसभा चुनाव के दौरान ये बिल्कुल सोशल मीडिया पर देख लो या इनके सरकार, आप राजकुमार सैनी को देखो ना कि किस प्रकार से उसने हरियाणा में अशांति फैलाई। क्या वो इनका एमपी नहीं था? उसके ऊपर कोई कार्रवाई की क्या इन्होंने? आज तक भी है, आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं की। आज तक भी एमपी है उस प्रकार से। और दूसरे लोग हैं, मनीष ग्रोवर है जिसका पिछले दिनों जो आंदोलन था उसके दौरान उसका क्या रोल था। प्रकाश आयोग की कमेटी की रिपोर्ट को दबा के बैठे हैं। सरकार अगर निष्पक्ष तरीके से जांच करवाए रोहतक की घटनाओं की तो सरकार के ऊपर उंगली उठती है, इसलिए सरकार उसकी जांच नहीं करवा रही। और बिल्कुल डेलिब्रेटली हरियाणा के भाईचारे को तोड़ा गया है। और इनकी तो गांव में घुसने की इच्छा थी कि गांव का भाईचारा को तोड़ दिया जाए, लेकिन इनकी बदकिस्मती है कि हरियाणा के गांव में वो जो पुराना जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्कुल एक तरह से कंपोजिट हम सब एक हैं, वो आज बचा हुआ है। इनकी योजना तो वहां तक पहुंचने की थी। ठीक है महाराज सिंह जी, जरा एक जल्दी से रिएक्शन, क्योंकि ब्रेक पर भी जाना है, तो उससे पहले जरा एक रिएक्शन कि आज हम हरियाणा को क्राइम के ग्राफ के साथ कहां पर देख रहे हैं? हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते हो? सिर्फ हरियाणा की बात क्यों? हिंदुस्तान कहां आज? अगर हिंदुस्तान अच्छे पायदान पे है तो क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट? अगर हरियाणा अच्छे पायदान पे तो यहाँ से क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है इन्वेस्टमेंट? दूसरी बात, एक और बात बताऊंगा, जो पहली सरकारों के या इस सरकार के बीच में आप दबाव की बात करते हैं, पहले किसी व्यक्ति विशेष के लिए दबाव डाला जा सकता था और जब सरकार में होते तो एक आध किसी के लिए डालते रहते हैं। ये होता है? हाँ होता है। आज जो डाला जाता वो तो है ही, लेकिन मशीनरी को इतना ज्यादा, मतलब एक तरह से उसको जिल्लत दी जा रही है, जलील किया जा रहा है। एक लेडी एसपी को भरी मीटिंग में, वो लेडी भी है और एसपी भी है, भरी मीटिंग में एक मंत्री ने उसकी क्या हालत की पता होगा आपको। और एक कमिश्नरेट किस लिए बनाई गई थी कि लॉ एंड ऑर्डर सुधरे। बने हुई कमिश्नरेट को तोड़ा गया एक एसपी उसके मंत्री के कहने से, जबकि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए कमिश्नरेट बनाया गया था और उसको तोड़ा गया। तो लॉ एंड ऑर्डर इनके उस पे एजेंडा पे है कहां? यहां पे जो अभी साथियों ने कही कि इनका धर्म का उन्माद या जाति का उन्माद, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये टोटलिटी में उन्माद फैलाने की बात करते हैं और उसके लिए अफसरों को प्रेशराइज करते हैं और जो इनके फेवर के बात करते हैं उनको फिर ये इनाम भी देते हैं और वो देखा गया है। अच्छा, यहाँ पर हम ये मान लें कि अब सरकार का इसमें पूरा फेलियर है। फेलियर नहीं है, उनका हिडन एजेंडा है। फेलियर तो जब फेलियर हम कह सकते हैं इसे, जब वो किसी एजेंडा के तहत काम करे तो फेलियर कहां है? फेलियर नहीं कह सकते हम, उनका एजेंडा कामयाब हो रहा है। लेकिन ये यहाँ की खुशकिस्मती है कि यहाँ के लोगों में उस उन्माद को समझने लगे हैं। वो फेल तो जब कहा जाए जब उनका एजेंडा ये हो कि ठीक रखना और वो फेल हो रहा है। जब फेल मतलब लॉ एंड ऑर्डर को रखना ही नहीं है तो वो फेल किस चीज में हो रहे हैं? नहीं तो पुलिस की भूमिका फिर क्या है? यानी कि पूरी तरीके से कठपुतली बन चुकी है पुलिस। देखिए मेरी एक बात नहीं, यदि सरकार और सरकार के ऑर्डर पर ही पुलिस को चलना है तो यानी कि पुलिस तो कठपुतली है। मेरी एक बात सिंपल बात समझिए आप, कि जब ये पता हो कि सरकार ये चाह रही है तो पुलिस कठपुतली से नीचे भी जाएगी। तो यानी कि इससे बुरे हालात भी होंगे। अगर आगे ये सरकार हुई तो आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। जिस ये या कोई भी नहीं, कोई की बात तो नहीं कही जा सकती यार, क्योंकि हमने कोई जो देखी है वो व्यक्ति विशेष के लिए तो करते रहे हैं। मतलब बुरे में बुरा कौन है? बुरे में और बुरा कौन? देखिए, एक होता थोड़ा कुछ आटे में नमक और एक होता नमक में आटा। यानी कि सिस्टम तो खराब है। सिस्टम नहीं, सारी सरकार ही वो चाहती है कि उसने सब कुछ की परिभाषा ही बदल दी है। यानी कि शुरुआत से जो सिस्टम बना है उसको बना ही खराब है। शुरुआत से ही सिस्टम खराब चलता आ रहा है और अब वो है वो अब उस बुरे स्तर पर आ चुका है जहां पर आकर उसको सुधारने की गुंजाइश नहीं बची है। एक मिनट, आप उसे दूसरी तरह से ले रहे हैं। जब आप घर में भी हैं तो किसी न किसी के साथ फेवर थोड़ा बहुत करते रहते हैं। आप घर के मुखिया तो भी करते रहते हैं, वो थोड़ा बहुत चल जाता है, वो पहले थोड़ा बहुत चलिए थोड़ा बहुत से बहुत ज्यादा तक कैसे हम पहुंच गए और इसके उपाय क्या है? सरकार को आखिर करना क्या चाहिए? और खट्टर राज में गुंडा राज जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, सवाल यही कि क्या अब वो स्थिति आ चुकी है कि पहले से ज्यादा और बदतर अब चीजें
होती जा रही हैं। जरा एक खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव सुनीता सहरावत जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रेणु भाटिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रेणु जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत सारे सवाल हो गए सुनीता जी आपके पास, लेकिन सबसे पहले जरा रिएक्शन ले लेते हैं रेणु जी से। रेणु जी, कानून व्यवस्था को लेकर इससे पहले, क्योंकि कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उठे कि आपके समय में हरियाणा कई बार जला, और जो लगातार स्थिति हो रही है, चाहे वो महिला थाने खुलने के बाद महिलाओं की दुर्दशा को लेकर हो, उनकी आवाज को लेकर हो, बढ़ते रेप के मामलों को लेकर हो, क्या कहेंगे इस पर? क्या ये मान लिया जाए कि मनोहर सरकार में गुंडा राज बढ़ चुका है? देखिए, कानून व्यवस्था के ऊपर अगर आप बात करें तो क्राइम कोई ना कोई होता है, तो उसको किस तरह से हम उसके खिलाफ रिएक्ट करते हैं, ये बात देखनी जरूरी है। अभी कोई भी इस तरह से घटना घटती है, तुरंत प्रभाव से उन मुजरिमों के पीछे कार्रवाई की जाती है, उनको पकड़ा जाता है। आज की भी एक घटना जो घटी है, रेणु जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? लगता है शायद तकनीकी खामी है जिसकी वजह से संपर्क टूट गया है हमारा उनसे। लेकिन सुनीता जी, जरा आते हैं, क्योंकि ये भी है कि इन 5 सालों के दौरान कांग्रेस पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कितनी बार आवाज उठाई, ये कहकर कि सरकार सही रास्ते पर नहीं चल रही है। महिलाओं की स्थिति आज ये हो चुकी है, आप भी एक महिला हैं, तो कम से कम ये तो कांग्रेस पार्टी कह सकती थी कि सरकार सही दिशा में काम नहीं कर रही। बिल्कुल, हमारी सरकार ने हमेशा कहा शुरू से, और आज 5 साल हो गए यही कहते कहते कि बीजेपी सरकार कहीं भी अपने लॉ एंड ऑर्डर क्या, भ्रष्टाचार क्या, किसी भी उसमें अपने सही रास्ते पे नहीं है। ये कैसे किसने कह दिया कि हमने नहीं कहा, हमारे विपक्ष ने? 5 साल के अंदर जो आपने नहीं किया, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हमने महिला थाने खोल दिए, जो बार बार आप आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं के हितों को ध्यान में नहीं रखा, तो महिला थाने खुलने के बाद कुछ तो चीजें बदली होंगी। देखिए, ऐसा महिला थाने खोलने की बात, एक तो ये गलत कह रहे हैं, इन्होंने खोले ही नहीं। वो कांग्रेस सरकार हमारी टाइम में खोले गए थे महिला थाने। रही बात, उनको ये मेंटेन नहीं कर पाए। किसी भी थाने में आप ये देखिए कि प्रॉपर स्टाफ नहीं मिलेगा आपको। किसी भी थाने में आप चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइए, पीसीआर किसी कॉलेज के सामने भी लड़ के, ये भी हम लोगों ने डिबेट, आप लोगों ने और कई सामाजिक संस्थाओं ने और हम लोगों ने लड़ के कितनी बारी तो इसी डिबेट पे यहीं बैठ के हमने ये कहा कि पीसीआर क्यों हटाई गई कॉलेजों के सामने से। स्कूल, हमारे टाइम पे स्कूलों के सामने पीसीआर थी, कॉलेजों के सामने पीसीआर थी। इन्होंने बच्चियों की स्कूल की बसें बंद कर दी, कॉलेज की बसें बंद कर दी। ITI के बच्चे आप ये देखिए बसों के लिए कैसे लाठी चार्ज खा रहे हैं। तो ये लोग कहाँ से ये कहते हैं कि लड़कियों के हित में? 2 साल की बच्ची का आज रेप हुआ है। रेप की ये एक बहुत मतलब कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से 2 साल की बच्ची से लेके और बुजुर्ग तक के रेप में, कितनी रेप की घटनाओं में कितनी बढ़ोतरी हुई है। महिला थानों में कितनों में इनका प्रॉपर स्टाफ है। नंबर पे अगर फोन किया जाता है तो कितने प्रॉपर स्टाफ वहां पे इमीडिएट एक्शन होता है, पहुंचती है लेडी पुलिस। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। रेणु जी हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रेणु जी, सुन पा रही हैं मुझे? जी सुन पा रही। महिला थानों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या जवाब है आपके पास? देखिए, महिला थाने जब से बने हैं तब से लोगों ने अपनी बात रखना शुरू की है। उससे पहले जो क्राइम रेशो था, मैं कहना नहीं चाहती, नहीं तो फिर आप लोग या विपक्षी दल इस बात को पकड़ेगा कि क्राइम की बात करते हैं। क्राइम था, परंतु लोग कहीं पर बात नहीं रख सकते थे। आज महिला थानों में अगर कोई बात रखने आता है तो वो क्राइम का रेशो बड़ा है, ऐसी गिनती गिनेंगे तो मुझे लगता है केवल विपक्षी भाषा होगी। जिस तरह से महिला थानों में औरतों की अपनी बात को रखकर उनकी उलझन को सुलझाया जाता है, मुझे नहीं लगता ऐसे पहले कभी कोई महिला अपनी बात को रख पाए। रेणु जी, आज भी सॉरी FIR दर्ज नहीं होती है, आज भी FIR दर्ज नहीं होती इतनी अवेयरनेस के बाद। रेणु जी, किसी इक्का दुक्का की नहीं हुई हो, किसी गलती से, उसके खिलाफ भी एक्शन आजकल होता है कि अगर कोई लापरवाही करता है उसके खिलाफ भी एक्शन होता है। और FIR तो 0 FIR दर्ज होती है बिना किसी उसके FIR दर्ज करके उसके बाद कार्रवाई शुरू की। आज भी कई दिन महिलाएं चक्कर काटती रहती है, बच्चियां चक्कर काटती रहती है थानों के आज भी। रेणु जी, एक मिनट मैम, 0 FIR की कोई डेफिनेशन बताओगे? क्या है 0 FIR?
नहीं आपने बहुत जीरो एफआईआर के बारे में कुछ बताओगे? ये है क्या जीरो एफआईआर? आप कौन बोल रहे हैं? मैं महाराज सिंह बोल रहा हूँ। जी जी, मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो ये नहीं जीरो, मैंने जीरो एफआईआर की आपसे डेफिनेशन पूछी। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। रेणु जी, रेणु भाटिया जी, ठीक है। मेरा सवाल रेणु भाटिया जी ये है कि महिला थाने आपने खोल दिए, लेकिन स्टाफ वहां पर है क्या? यदि महिलाएं वहां पर पहुंच रही हैं अपनी शिकायत लेकर, तो क्या उनको अटेंड करने के लिए, वहां पर उनकी बात सुनने के लिए क्या महिला थानों में स्टाफ है? बिल्कुल है। और मेरा दूसरा सवाल, नहीं महाराज जी एक मिनट, ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। ठीक है कि स्टाफ की हमारे पास कमी जरूर है, परंतु उनके कार्य के ऊपर कोई आंच नहीं आने दी जा रही, और बहुत भर्तियां भी बहुत जल्दी और महिलाओं की इसी वजह से की जा रही है, महिला स्टाफ की, ताकि जहां जहां पर भी महिला थाने हैं, महिलाओं से संबंधित शिकायतें हैं, उनको पूरा किया जा सके। मेरी बहन, अभी तक कितनी महिलाएं हमारी महिला थानों में आई है? इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे कितनी भर्तियां हमारी निकली है? आप 5 साल में आप बता दो कितनी महिलाएं हमने भर्ती की है, कितनी महिलाएं महिला थाने में? सवाल का जवाब नहीं है। रेणु भाटिया जी हमारे साथ अभी नहीं है क्योंकि संपर्क टूट गया है। ठीक है, जरा अब बाकी मेहमानों के पास भी चलते हैं। दलबीर जी, यहाँ बार बार ये मुद्दा उठता है क्योंकि सरकार की तरफ से कह दिया जाता है कि महिलाओं को लेकर जब भी बात है, महिला थाने का जो एजेंडा है वो आगे कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि महिला थानों के जरिए अब कम से कम बात सुनी तो जा रही है। और जब ये आंकड़ों को लेकर हम बात करते हैं कि पहले के मुकाबले आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि पहले जो है शिकायत दर्ज नहीं होती थी, लेकिन अब जागरूक हो गए हैं लोग, इसलिए शिकायत का जो है सिलसिला बढ़ चुका है, इसलिए ज्यादा एफआईआर दर्ज होती है। शवेंदु जी, एक सवाल आपने और पूछा था, क्या कोई ऐसी सरकार रही है जिसमें ग्राफ गिरा है, लाइन ऑर्डर अच्छा रहा हो? मैं आपको पहले तो वो याद दिलाना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई महाराज जी बैठे हैं, उस टाइम ये नौकरी में थे। 1996 में ध्यान होगा आपने, चौधरी बंसीलाल की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार बनी थी। दारूबंदी का उन्होंने नारा देकर वो सरकार आई थी, दारू बंद कर दी थी और फिर दारू खोल दी थी काफी टाइम बाद, जब दबाव पड़ा फिर उनकी सरकार ही चली गई। जिस टाइम दारूबंदी हुई, आप मान के चलो क्राइम रेट इतना बढ़ गया था, कोई हिसाब नहीं लगा पाया, उसका कैलकुलेट भी नहीं कर पाते। परंतु चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब ये सरकार हमारी आई, इंडियन नेशनल लोकदल की, उस समय गिरावट 200% गिरावट आई थी। ये मैं आपको आंकड़े इसलिए बता रहा हूं, ये रिकॉर्डेड आंकड़े आप कहीं से भी उठा सकते हैं। और उस समय जब दारू बंद हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर की हालत इसलिए बिगड़ी थी, सरकार के ही लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर दारू का धंधा शुरू कर दिया था और क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्राइम ज्यादा बढ़ गया था। आज हैरान होते हैं इस बात पे, शक्ति चली हुई थी, उस शक्ति को अगर मेंटेन कांग्रेस भी करती, कांग्रेस के टाइम में भी ग्राफ फिर बढ़ा 10 साल में, ऐसी बात नहीं घटा है, कोई रिकॉर्ड उठा लियो, रिकॉर्ड है यहाँ तो आपके पास सरकारी आंकड़े। और भारतीय जनता पार्टी ने तो हद ही कर दी। अब महिला थानों पर आ जाओ जी, महिलाओं थानों की हालत यह है, महिला थाने में अगर आप जाओगे तो सारे दिन बैठ के आ जाओ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करने वाला। जीरो का मतलब यह है, आप ऑनलाइन तो कहीं से एफआईआर कर सकते हो, पर समाज में पढ़े लिखे लोग कितने हैं, कितनी महिलाएं हैं, जो हादसा उनके साथ हो जाता है तो कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं जो घर बैठ के अपनी एफआईआर कर सकते हैं या जाते हैं एफआईआर हो जा, जिसमें बीच में रोकूं, प्लीज आप बताओ। अगर जीरो एफआईआर ये नहीं है कि वो ऑनलाइन होती है, जीरो एफआईआर का मतलब ये है कि वो किसी दूसरे एरिया का मामला है, कहीं से भी कहीं कर लो, यहाँ पे कर दिया गया, यहाँ से उसे दूसरी जगह कहीं से कहीं कर लो, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफर हो जाता है, वो जो ट्रांसफर होता है वो जीरो एफआईआर, कहीं से जाके कहीं कर दो, बिल्कुल। परंतु आपको पता है जिस तरह से किसान आज मंडियों में दुखी है पेमेंट के लिए, माल बेचने के लिए, ई टेंडरिंग, ये बिल्कुल हमारा समाज, हमारा प्रदेश इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो घर बैठ के ये सारा खाना पूर्ति पूरी कर ले और उसका काम चल जाए। आज चिंता का विषय यही तो है, आपके पास स्टाफ कहाँ है? आप ये कहते हमने इतनी नौकरियां भर दी, अरे रिटायर कितने होगा आपके रहते, रिटायर डबल हो गए हैं, नौकरियां दी की। ये सरकार बिल्कुल ठेके पे चल रही, कोई डिपार्टमेंट में आ जाओ ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी, जबकि इन्होंने लिख के दिया था ऐसा माहौल बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हरियाणा में पहली बार आए थे प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, और हरियाणा का चुनाव चल रहा था, उन्होंने ये कहा था ऐसा माहौल बनाएंगे बहन बेटियां रात के 12 बजे भी जेवर पहन के निकल जाएंगी। आज तो दिन में 12 बजे जेवर नहीं पहन सकती। आज गुड़गांव की घटना देखिए, 2 साल की बच्ची रेप हो जाता है, मत हैरानी होती है सरकार कहां सोई पड़ी है, कोई मतलब नहीं, इनका एजेंडा ही अलग तरह का। इनको तो सरकार कैसे है उस काम पर लगे हुए हैं, पहले ही दिन इसी काम पर लगे हुए थे। अगर हरियाणा में किस तरह से माहौल बिगाड़े,
ताकि हमारे वोट बढ़े। सरकारें ऐसी नहीं होती, सरकारें ऐसी होती हैं भाईचारे के साथ मिलकर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी सुधारें, शिक्षा की भी सुधारें, हर तरह की। आप ट्रांसपोर्ट की बात कर लीजिए, ट्रांसपोर्ट की आज हालत क्या है। ये वायदा कर रहे थे बहन बेटियों के लिए ट्रांसपोर्ट हम चलाएंगे जिसमें गार्ड रखेंगे पुलिसमैन, वो में पुलिस होगी जिसमें बहन बेटियां जाएंगी स्कूल और कॉलेज में। अरे आपके पास बसें तो है नहीं, बसें तो आपकी घटती जा रही, कैंडम में घटती जा रही, नहीं आप ले रहे, उन्हें भी ठेका प्रथा में देना चाह रहे डिपार्टमेंट को भी। तो बड़ी चिंता का विषय है, सरकार बिल्कुल सीरियस नहीं है, ये इलेक्शन मूड में है बस। ये 5 के 5 साल ये रहती है, हम जीतते कैसे बूथ पे, और कोई काम ही नहीं इनके। ठीक है, सुखवंत जी से जल्दी से शुभेंदु जी, कि जो लोग भय का वातावरण बना के और लोगों की वोट लेना चाहते हो, उनसे आप सुरक्षा की उम्मीद कर ही नहीं सकते कि वो न्याय कानून व्यवस्था की स्थिति को बढ़ाएंगे। आपको सबसे पहले 2 तरीके से काम करना पड़ेगा। एक तो अपनी फोर्सेज है उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जो स्थिति है आप देखेंगे कि बाहरी प्रदेशों से बहुत ज्यादा संख्या में लोग आए हैं, आर्थिक असमानता बढ़ी है, उनकी संख्या बढ़ी है, और उस अनुपात में पुलिस की संख्या नहीं बढ़ी है। एक तो ये है। दूसरा, फिर क्राइम कहां से पैदा होता है, वो जो फैक्टर हैं उन फैक्टर पर आपको जाके कुठाराघात करना पड़ेगा, किसी सरकार को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। वो व्यवस्था की वजह से है, जैसे आर्थिक असमानता है वो बढ़ती है। मुख्यमंत्री जी क्योंकि इस प्रदेश की मानसिकता को नहीं समझते हैं, वो नहीं समझते हैं कि इस प्रदेश के लोग किस तरह से सोचते हैं, क्यों क्या करना चाहते हैं। अभी धनखड़ साहब ने बताया कि चौटाला साहब के टाइम में ग्राफ गिरा है, डेफिनेटली गिरा है। आंकड़ों के हिसाब से आप देखें तो वो सिर्फ उसकी एक वजह थी कि ओम प्रकाश चौटाला जी इस प्रदेश के लोगों की मानसिकता को समझते थे, वो उनकी समस्याओं को समझते थे। अपराध वहां पे पैदा होगा जहां पे अन्याय पैदा होगा, वहां पे अपराध पैदा होगा। किसी व्यक्ति को यह लगेगा कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा, कुछ % ही लोग होते हैं जो किसी अपराध करते हैं। जैसे आप उस वक्त यदि आंकड़ा कम हुआ तो आपके जो सहयोगी दल हैं वो बीजेपी थी, और अब अकेले जब सरकार बनाई बीजेपी ने, तो ऐसा क्या परिवर्तन आ गया? जो आपके साथ सही काम कर रही थी अब अलग होकर गलत हो गई? शुभेंदु जी, वहां पे जो ड्राइविंग सीट थी, चौटाला साहब थे, वो सारा सब कुछ वो देखते थे। बीजेपी का एक बहुत थोड़ा रोल था। अब जब ये पूरे रोल में आए हैं, बदकिस्मती से इस प्रदेश की, ये पूरे रोल में आए, तो उसके बाद अब प्रदेश की हालत आप देख ही चुके हो। ये जान पूछ के इस व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। पूंजीवाद एक बड़ी चीज है, क्योंकि आज की बेरोजगारी गांव में बढ़ती जा रही है, शहरों में बढ़ती जा रही है, अपराध उसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। जब एक युवा को ये लगेगा कि उसका फ्यूचर ठीक नहीं है, तो वो अपराध की तरफ जाता है। अब चोरियां हैं, डकैतियां हैं, आप एक दूसरा और आंकड़ा उठा कर सपने खत्म कर दिए, वो एक तो पकौड़े पे जाकर महाराज जी एक मिनट प्लीज, आप देखेंगे उस चीज को जाकर के कि जब किसी व्यक्ति को, किसी युवा को ये लगेगा कि उसका फ्यूचर सुरक्षित है, तो वो अपराध की तरफ क्यों जाएगा? हर व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से अपने जीवन को जीना चाहता है। ये सरकारें, और विशेष रूप से ये सरकार क्योंकि डेलिब्रेटली चाहती है कि ये माहौल बिगड़े और कुछ लोग पीड़ित हों, कुछ लोग पीड़ा देने वाले हों, और उनमें से एक पक्ष इस सरकार के वोटों के रूप में हो। तो इस सरकार ने ये चीजें पैदा की। ठीक है, सुनीता जी, जरा आपसे भी सवाल, क्योंकि अब 5 साल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अपराध का ग्राफ जो 5 साल के अंदर बढ़ा, उससे पहले का भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं रहा। दलबीर जी ने भी कहा कि कांग्रेस का जो 10 साल का शासन रहा, उस दौरान क्या चीजें हुई, उस दौरान भी जिस तरीके से अपराध की जो तस्वीरें सामने आती थी वो भुलाई नहीं जाती हैं, उस पर क्या कहेंगे? फिर देखिए, ऐसा है, जब हमारी सरकार आई तो जो बदमाश लोग थे वो सब अंदर थे, बाहर कोई नहीं था। बेरोजगारी जो इतनी बढ़ गई है 5 साल में, मोदी जी ने कहा था कितने करोड़ में कितने नौकरियां दूंगा, अपने खट्टर साहब ने कहा था मैं इतनी नौकरियां दूंगा। हमने नौकरियां दी थी बच्चों को, हमने बेरोजगारी को कम किया था बच्चों को। खट्टर सरकार ने उन सभी नौकरियों को दोबारा से बर्खास्त कर दिया क्या? देखिए, ऐसा है, कुछ तो उन्होंने बर्खास्त कर दी। आप 5 साल में आप ये देखिए कि कितनी नौकरियां इन्होंने दी। नए सृजन की बात हो सकती है, लेकिन पुरानी नौकरी तो नहीं हटाई। कितनी मोदी जी ने दी है, कितनी खट्टर साहब ने दी है नौकरियां, कितनी उन्होंने नौकरियां, बच्चियों के ऊपर कितना उन्होंने ध्यान दिया है। एजुकेशन के लिए कौन से उन्होंने नए कॉलेज खोले हैं, एजुकेशन के लिए कौन से उन्होंने कोई IIM खोला है क्या, कोई मेडिकल कॉलेज खोला है, कौन सा क्या कोई यूनिवर्सिटी खोली है 5 साल में? आप बताइए। हमारी खट्टर सरकार ने तो कहां से वो रोजगार देंगे? जो खुले हुए हैं उनको ही मेंटेन नहीं कर रहे। चाहे वो एजुकेशन की संस्था है, आज हमारा किसान कितना दुखी है बेचारा। आप ये देखिए, हमारा जवान कितना दुखी है, एक के बदले में 12 सिर। कहां सिर है? 15 लाख कहाँ है? नहीं तो 10 साल में बहुत बेहतर था सब कुछ। 10 साल में इतना बेहतर था कि हमारा हरियाणा नंबर 1 था, और मोदी खट्टर सरकार ने आते ही हरियाणा को किस दिशा में नंबर 1 था? पहुंचा दिए।
36 बिरादरी से यहाँ तो अपराध की बात हो रही पे है, लाके रख दिया। यहाँ तो अपराध की बात हो रही है। हरियाणा को जलाया उन्होंने, युवा को उन्होंने जलने के लिए खड़ा कर दिया। आरोप तो कांग्रेस पर लगते रहे। नहीं, आरोप कांग्रेस पे क्यों गलत लगे हैं? कांग्रेस पे सारी किसके सरकार किसकी थी, किसने किया, किसका हाथ था पीछे? दलबीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखो बहन जी हमारी जो कह रही है कुछ तथ्य ठीक नहीं उनके। आपने कही सैनिकों की, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन एक रैंक एक पेंशन आपके पास पता नहीं कितने दिन से पेंडिंग थी। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट तो आपके समय में आ गई थी, आपने लागू क्यों नहीं की? आपके हाथ किसी ने बांध रखे थे? बहुत सारी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और कांग्रेस ने एक काम तो जरूर किया है, भारतीय जनता पार्टी के कदम से कदम मिला के भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कोई कार्रवाई ना हो जाए, दामाद जी पे कोई कार्रवाई ना हो जाए, सोनिया जी राहुल जी पे कोई कार्रवाई ना हो जाए, तो उनका साथ देने का काम किया कांग्रेस ने। भाई साहब आप ये प्लीज आप सुन लो, एक मिनट दे दो मेरे को। आप बोलना, आप बोलना, कोर्ट ने क्या फैसला दिया? आप बोलना, आप हुड्डा साहब के लिए या दामाद जी के लिए? आपने 70 साल मतलब 60 साल आपने राज किया, सबसे ज्यादा देश और प्रदेश में राज किया। आज देश के हालात और प्रदेश के हालात ऐसे क्यों हैं? देखिए ये कांग्रेस जिम्मेवार है। 70 साल में आपने मौका क्यों दिया भारतीय जनता पार्टी को? अगर आप इतने अच्छे थे, आपके पास 10% जीते नहीं है। वो हुआ जो किसी देश में हमारे कांग्रेस पार्टी ने तो वो किया। आप देखिए कंप्यूटर कौन लेके आया? कांग्रेस पार्टी लेके आई। मेट्रो कौन लेके आया? इतना सब करने के बाद भी कांग्रेस को अगर हरियाणा के अंदर देखें सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रहना पड़ा, सिर्फ रोहतक पर, हमारे देश में रोहतक पर। ठीक है, जरा बहुत जल्दी से, बहुत कम समय, जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं सुखवंत जी। कांग्रेस पार्टी मैडम प्लीज सुन ले, ठीक है प्लीज। आज का ठीक है सुनीता जो विषय है उस सुखवंत जी जल्दी से रिएक्शन, बहुत कम समय। इसलिए आई कि भाई साहब ने धनकर भाई साहब ने बोला, मैं भी यही बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि जल्दी से कांग्रेस ने जो है जो आज जो हालात हैं उसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटरी रोल कांग्रेस का है। उसने ऐसे वातावरण पैदा कर दिया। और बिल्कुल 10 साल के दौरान जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, आप मैडम सुन ले प्लीज, नौकरियों की बात है, चाहे किसानों की सुन बात ले, है, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे कानून व्यवस्था की बात है। हमारे जी आप रुकवाएंगे तो मैं बोल ठीक है प्लीज। बिरादरी का ये हाथ 36 बिरादरी का है। ठीक है सुनीता जी, ठीक है। और इसीलिए जनता ने सिर्फ लोकसभा की अगर सीट की बात करें तो इसीलिए जनता ने एक सीट को, ठीक है, बहुत जल्दी से रिएक्शन, बहुत कम समय है, मेरे को वाइंड अप करना है, जरा जल्दी से रिएक्शन सुखवंत जी। जितने बढ़ाए गए और जितने हमारे 10 साल में दिए गए वो किसी टाइम में रोजगार नहीं दिया गया। ठीक है सुखवंत जी जल्दी से रिएक्शन। जितनी 10 साल में, ठीक है सुखवंत जी रिएक्शन। दलबीर जी ठीक है, दलबीर जी ठीक है, सुखवंत जी जल्दी से रिएक्शन। शुभेंदु जी निश्चित रूप से कांग्रेस को कि ज्यादा समय तक इस देश और प्रदेश में राज किया है तो उसका एक बहुत बड़ा रोल है। और कोई ये नहीं कह सकता कि 10 साल के दौरान जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी तो इस प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है, समय ज्यादा नहीं देता है। खैर एक मिनट के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे, सब सरकारों को करना पड़ेगा, जो भी सरकार में आएगा, ये जो बाहरी लोग जो प्रदेश से बाहर के आए हुए हैं वो ज्यादा अपराध करते हैं यहाँ पर आकर के, उसको सरकार की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। वो आर्थिक संसाधन उनके पास नहीं होते और वो ज्यादा ठीक है, सरकार को इस दिशा में भी सोचना होगा। खैर बहुत समय बहुत कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि आज का सवाल भी हमने आपके सामने रखा था। जरा सबसे पहले आपको एक बार फिर से वो सवाल दिखा देते हैं कि क्या खट्टर राज में हरियाणा की कानून व्यवस्था फेल साबित हो रही है? हाँ में यदि आपको जवाब देना था तो यस टाइप करना था और ना में जवाब देने के लिए नो टाइप करके व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजना था। और इस सवाल के जवाब भी अब सामने आ चुके हैं। 75% लोगों की तरफ से लगता है कि खट्टर राज में कानून व्यवस्था फेल साबित हो रही है और 25% लोगों की तरफ से ना में इसका जवाब दिया गया है। तो ये इस सवाल का जवाब भी अब सामने आ चुका है और जनता ने यह बता दिया है, जो हरियाणा न्यूज के दर्शक हैं उन्होंने बता दिया कि खट्टर सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नाकाम साबित हो रही है। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।